साथियों, कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के लिए जो बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर हैं, इस पर्टिकुलर वीडियो से हम एक नए सब्जेक्ट की शुरुआत कर रहे हैं जो कि है नेटवर्क सिक्योरिटी। यहाँ पर नेटवर्क सिक्योरिटी में आपको 5 टॉपिक जो है मेन वो दिए गए हैं। इसके अंदर पहला है प्रोटेक्टिंग कंप्यूटर फ्रॉम वायरसेस एंड मिलिशियस अटैक्स। तो इसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर के जो वायरस और मिलिशियस अटैक्स के संदर्भ में। तो जो फोकस रहेगा वो मिलिशियस अटैक्स और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड आज की इस क्लास के अंदर रहने वाला है। एक बार मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर वैसे तो 5 टॉपिक ही दे रखे हैं, बट इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होगी जो आपको नई जानकारी आपको मिलेगी। साथ में अगर इस सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो ज़्यादातर मेरा ये प्रयास रहेगा, या फिर कहें कि अपने सिलेबस से बाहर जो है, अपने जो क्लासेस से बाहर जो है मुश्किल ही जाएगा। इसी डिटेल के साथ में इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम इस क्लास को शुरुआत करने जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं एक बात बताऊं कि यहाँ पर हम स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ेंगे। जो जैसे अगर मिलिशियस अटैक्स हम पढ़ रहे हैं तो इससे पहले की चीज़ें भी आपको पता लगेगी और हमें इसके बारे में तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम लेंगे ही। तो इस दृष्टिकोण से इस चीज़ की शुरुआत कर रहे हैं। जब बात आती है नेटवर्क सिक्योरिटी की, जो अपना सब्जेक्ट है ये, तो नेटवर्क सिक्योरिटी हम तब करेंगे जब हम किसी न किसी कंप्यूटर को यूज़ करते हुए वहाँ पर हम कोई ना कोई कम्युनिकेशन या डेटा भेज रहे हैं, तब बात आती है नेटवर्क सिक्योरिटी की। तो सबसे पहले तो हम सिक्योरिटी वर्ड के बारे में ही समझेंगे और फिर कंप्यूटर सिक्योरिटी के सेंस में किस तरीके से चीज़ें होती है और आगे बढ़ेंगे नेटवर्क सिक्योरिटी की तरफ। वैसे जो मैं आपको बता दूं, इस पर्टिकुलर क्लास में आपका पहला टॉपिक जो है वो कहीं ना कहीं क्लियर होगा, दैट इज़ कॉल्ड वायरस और मिलिशियस अटैक्स से कंप्यूटर को बचाना। ठीक है, तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिए यहाँ पर, क्योंकि चीज़ें अपन शुरुआत में स्ट्रक्चर्ड वाइज पढ़ रहे हैं। कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी टॉपिक जो है वो बाहर यहाँ से नहीं जाए, इस उद्देश्य से सबसे पहले आप हेडिंग डालिए यहाँ पर, जो है क्या, कंप्यूटर सिक्योरिटी। तो हम इसको जान लेते हैं कि भाई कंप्यूटर सिक्योरिटी क्या होती है। तो हेडिंग डालिए कंप्यूटर इसको बाइलिंगुअल रखने का प्रयास मेरा है। यहाँ पर जो हम चीज़ें पढ़ेंगे उसको आसान भाषा में बाइलिंगुअल रखें, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इन लेक्चर्स को आगे अपन कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले अगर बात करें कंप्यूटर सिक्योरिटी की, तो कंप्यूटर सिक्योरिटी होता क्या है। हमारे पास में कुछ ऐसे रूल्स रेगुलेशंस या डिसिप्लिन हम मेंटेन करते हैं जिससे हम हमारी इंफॉर्मेशन या हमारे डेटा को बचा पाएँ जो कि मिलिशियस इंटेंट रखते हैं या मिलिशियस बिहेवियर रखते हैं ऐसे यहाँ पर लोगों या सिस्टम से। तो इसको हम कंप्यूटर सिक्योरिटी के नाम से जानते हैं। इसी चीज़ को अगर मैं लिख दूं, क्योंकि बाद में आपको अगर रिवाइज करना है तो इस पीडीएफ को जो आप देखेंगे और आसान भाषा में सब चीज़ों को एक बार आप रिकॉल करेंगे तो चीज़ें याद में आपके आ जाएगी। तो यहाँ पर संभावित प्रश्नों को भी मैं आपको हाईलाइट कर दूंगा और इसके बारे में जो नोट्स हैं वो इस तरीके से पीडीएफ में आपको मिल ही जा रहे हैं एप्लीकेशन पे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कंप्यूटर सिक्योरिटी की। तो कंप्यूटर सिक्योरिटी के अंदर कंप्यूटर सिक्योरिटी में इंफॉर्मेशन या डेटा को मिलिशियस इंटेंट या बिहेवियर से बचाने के लिए हम क्या यूज़ लेते हैं, कुछ डिसिप्लिन को यूज़ में लेते हैं। डिसिप्लिन, बचाने के लिए डिसिप्लिन या रूल्स को हम कंप्यूटर सिक्योरिटी के नाम से
कंप्यूटर सिक्योरिटी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो चीज़ें ध्यान में रखने वाली बात ये है, कलर चेंज करके आपको चीज़ें और क्लियर मैं कर दूं कि भाई यहाँ पर जो हमने बोला है कि इंफॉर्मेशन या डेटा को मिलीशियस इंटेंट, मिलीशियस का मतलब होता है हानिकारक। अब ये हानिकारक, इंटेंट मतलब इरादा, इनका इरादा क्या है, नेक नहीं है। इनका बिहेवियर क्या है, इसका जो बिहेवियर है वो हानिकारक है। उनसे बचाने के लिए कुछ डिसिप्लिन मेंटेन करना कंप्यूटर के सेंस में, कंप्यूटर सिक्योरिटी के अंदर आता है। अब यहाँ पर अगर वो, जैसे मैंने आपको बताया कि नेटवर्क का जब हम यूज़ में लेंगे तब हम नेटवर्क सिक्योरिटी इनके बारे में पढ़ेंगे, बट अगर बात करते हैं मिलीशियस इंटेंट या बिहेवियर की, तो ये ऐसे कौन कौन से मिलीशियस बिहेवियर होते हैं जिनको हमें पढ़ना चाहिए। वैसे जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर मिलीशियस बिहेवियर्स की, तो टोटल अपने पास में 8 तरीके के मिलीशियस बिहेवियर्स होते हैं, मतलब हानिकारक बिहेवियर होंगे जिनके बारे में आपको ध्यान में रखना होगा। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में प्लेस्ड होते हैं या कंप्यूटर अनुदेशक आप श्योरली बन ही जाएंगे, तब आप अपने जो छात्र होंगे उन सब चीज़ों को ये भी बताएंगे कि आप जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी क्षेत्र में आप काम करेंगे, अगर वहाँ पर सिक्योरिटी के सेंस में बात हो रही है तो हम किसी भी तरीके का बिहेवियर उसको 8 तरीके से विभाजित करके स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ते हैं, जिनमें से पहला बिहेवियर आता है कौन सा, फ्रॉड। तो यहाँ पर नेक्स्ट जो अपन हेडिंग यहाँ पर डालेंगे आप, दैट इज कॉल्ड यहाँ पर मिलीशियस बिहेवियर्स। तो टोटल कितने मिलीशियस बिहेवियर होते हैं, एक बार में सभी को पढ़ लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मिलीशियस बिहेवियर, इनके कुछ एग्जाम्पल्स की अगर अपन बात करें तो पहला यहां पर होता है कौन सा, फ्रॉड। आप आए दिन सुनते हैं फ्रॉड हो गया है, तो फ्रॉड यहाँ पर जो वर्ड यूज़ में लिया जाता है, इसका मतलब यही है कि हमारे पास में हमारा जो कोई चीज़ है, अगर आपके पास में आपसे फ्रॉड हुआ है तो मतलब आपके 3 चीज़ों को किसी दूसरे पर्सन ने यहाँ पर ले लिया है। तो दूसरे पर्सन ने लेने का मतलब यहाँ पर उसकी ऑथोरिटी नहीं थी उस पर्सन की कि वो जो चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पर मनी, पैसा, गुड्स यानी कोई सामान या फिर कोई सर्विसेज जो आपकी थी बट आपकी होने के बावजूद भी दूसरे पर्सन ने उसको ले लिया है, ये एक तरीके का बिहेवियर मिलीशियस बिहेवियर के अंदर आता है। तो यहाँ पर अनऑथराइज एक्सेस, unauthorized access to मनी, पैसे का, गुड्स का, कोई माल हो गया, या फिर अपन कहें सर्विसेज का। तो इन सब चीज़ों को हम किस नाम से जानते हैं, दैट इज़ कॉल्ड यहाँ पर फ्रॉड। तो फ्रॉड अगर आपके पास में होता है या आप कहीं से करते हैं, तो कहने का मतलब आप उसका पैसा, सर्विस या गुड्स जो अपन ले रहे हैं जिसकी ऑथोरिटी आपके पास नहीं है, दैट इज़ कॉल्ड यहाँ पर फ्रॉड। तो दूसरा यहाँ पर मिलीशियस बिहेवियर होता है वेंडलिज्म। अब आप एक बात सोचेंगे कि सर हमारा टॉपिक तो है नेटवर्क सिक्योरिटी, हम यहाँ इन चीज़ों को क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए अगर आपका फ्रॉड जो है, आप किसी नेटवर्क की हेल्प से या कंप्यूटर की यूसेज से आप मनी स्टील कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो आ जाता है नेटवर्क सिक्योरिटी में। हम उन सारे पहलुओं को भी चर्चा करेंगे कि आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। तो सबसे पहले ध्यान में तो अपन तब रखेंगे जब हमें उन बिहेवियर्स का पता होगा कि वो मिलीशियस है, हानिकारक है। ठीक है, तो दूसरा यहाँ पर आता है जो उसको हम कहेंगे यहाँ पर वेंडलिज्म। तो वेंडलिज्म का मतलब क्या होता है, वेंडलिज्म हम कहेंगे कि अगर आप किसी पर्सनल रीज़न की वजह से किसी चीज़ को क्षति पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, तो उसे हम वेंडलिज्म की कैटेगरी में डालते हैं। यहाँ पर पर्सनल रीजंस किसी फ्रस्ट्रेशन हो सकती है, आपकी रिवेंज हो सकता है, एनवी हो सकती है, सेल्फ एस्टीम हो सकती है। इन सभी के कारण अगर आप किसी चीज़ को नुकसान पहुंचा रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड वेंडलिज्म। ठीक है, तो इसको हम इस नाम से जानते हैं। तो पर्सनल रीजंस की वजह से, पर्सनल रीजंस के कारण, पर्सनल रीजंस के कारण किसी को
डैमेज करना, वैंडलिज्म कहा जाता है। अब ये पर्सनल रीजंस कौन कौन से हो सकते हैं भाई, इनको भी अपन चर्चा कर लेते हैं। तो पर्सनल रीजंस की जैसे अपन कहें, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टार लगा के या है कुछ डाल के। पहला तो आपकी फ्रस्ट्रेशन हो सकती है। अगर मान लीजिए पर्सनल रीजंस की वजह से आप किसी चीज़ को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो वो हो सकता है फ्रस्ट्रेशन या एनवी, या अपन कहें ये रिवेंज हो सकता है, आप बदला लेना चाहते हैं किसी से, तो वो क्या है, कहीं ना कहीं एक वेंडलिज्म है, हानिकारक बिहेवियर, बर्ताव जो है आपका कहलाएगा। थर्ड अपन बात करें यहाँ पर, तो तीसरे टाइप का यहाँ पर जो मिलिशियस बिहेवियर होता है उसको हम टेररिज्म के नाम से जानते हैं। टेररिज्म में क्या होता है, हम किसी चीज़ को डैमेज करते हैं, डिसरप्ट करते हैं किसी चीज़ को। मतलब अगर मान लीजिए कोई, जैसे आपको पता है ताज होटल में डिसरप्शन हुआ था, वहाँ पर बिल्डिंग में आपने बॉम्ब वगैरह लगा देते हैं, इन सब चीज़ों को। अब यहाँ पर मिलिशियस बिहेवियर के केस में हम इन चीज़ों को पढ़ते हैं। अगर टेररिज्म मान लीजिए यहाँ पर कोई साइबर अटैक हो जाता है, तो साइबर अटैक में हम में जो नेटवर्क सिक्योरिटी का कंसेप्ट आता है, दैट्स वाई हम इन चीज़ों को पढ़ रहे हैं। मैं वापस आपको बता रहा हूँ कि जो तीसरे तरीके से तीसरे टाइप का जो बिहेवियर होता है दैट इज़ कॉल्ड टेररिज्म, इसके अंदर होता क्या है, यहाँ पर जो डैमेज केस करना, मतलब केजिंग डैमेज, केजिंग डैमेज या फिर डिसरप्शन, ठीक है, इन चीज़ों को, और या फिर फियर को बढ़ाना, फियर या डर को बढ़ाना, आप किसी को डरा रहे हैं, आपको धमका रहे हैं, दैट इज़ द पार्ट ऑफ ए टेररिज्म, जो कि एक हानिकारक बिहेवियर होता है। अगर आप ये जैसे इंफॉर्मेशन, अगर मान लीजिए इंटरनेट या टेक्नोलॉजी को यूज़ में लिया जा रहा है, तो अगर आप मान लीजिए इन चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट अगर फोर्थ नंबर पर मिलिशियस बिहेवियर की बात करें तो इसको हम कहेंगे वारफेयर। वारफेयर का जो ये वर्ड है, वार का मतलब होता है जंग। तो ये बात ध्यान में रखिए, हम जो है हम गवर्नमेंट की अगेंस्ट या फिर गवर्नमेंट के यहाँ पर गवर्नमेंट को हटाने के लिए अगर जो है मिलिट्री को डैमेज कर रहे हैं, मिलिट्री डैमेज, उसको कहेंगे क्या, वारफेयर। तो यहाँ पर ध्यान में रखिए मिलिट्री असेट्स को, मिलिट्री के जो संसाधन है, असेट्स हैं, मिलिट्री असेट्स को सरकार को हटाने के लिए डैमेज करना वारफेयर मिलिशियस बिहेवियर के अंदर आता है। भाई हमने ये जान लिया है वारफेयर भी एक तरीके का क्या है, बिहेवियर है, और ये मिलिशियस बिहेवियर है, ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आता है एस्पियोनेज। एस्पियोनेज हम किसको कहते हैं, इसके बारे में बात करें तो हम कंपिटिटिव एडवांटेज लेने के लिए इंफॉर्मेशन को चुरा कर हम यूज़ कर रहे हैं, तो उसको हम एस्पियोनेज के नाम से जानते हैं। तो इंफॉर्मेशन को चुराना कंपिटिटिव एडवांटेज के लिए एस्पियोनेज कहा जाता है।
ठीक है। अब ये इन्फॉर्मेशन मान लीजिए अगर आप जैसे कोई ईमेल वगैरह आप किसी दूसरे पर्सन का देख रहे हैं और वहाँ से आप कुछ ज़रूरी जानकारी कम्पिटिटिव एडवांटेज लेना चाहते हैं, दैट इज़ बिहेवियर, जो बिहेवियर हमें एस्पियोनेज की कैटेगरी में डालते हैं। इसी से रिलेटेड एक जो बात आती है सैबोटेज। यहाँ पर जो सेम इस तरीके से एस्पियोनेज की तरह ही ये होता है, बट यहाँ पर जो डिफरेंस इसमें होगा, हम इंफॉर्मेशन तो ले रहे हैं पर यहाँ पर उसको क्या कर रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं। तो डैमेज कर रहे हैं किसके सेंस में, इंफॉर्मेशन लेके डॉस अटैक जो होते हैं, डिनाइल ऑफ सर्विसेज अटैक या कोई बॉट सर्विसेज यूज़ करके हम कम्पिटिटिव एडवांटेज लेने के लिए हम इंफॉर्मेशन को क्या कर रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं। तो डैमेज करने को सैबोटेज कहा जाता है। तो यहाँ पर कम्पिटिटिव एडवांटेज के लिए कम्पिटिटिव एडवांटेज के लिए डैमेज करना सैबोटेज कहलाता है। ठीक है, तो ये बात भी अपन को पता होगी। फॉर एग्जाम्पल की अपन बात करें, ये कौन सा सैबोटेज एक बिहेवियर है जो यहाँ पर किन किन हेल्प से हो सकता है, डॉस अटैक। अब देखिए सैबोटेज तो प्रकार है, डॉस अटैक अपना जो कंप्यूटर के अंदर आता है डिनाइल ऑफ सर्विसेज। कभी कभी अगर कोई ऐसी वेबसाइट या सर्विसेज को आप यूज़ करना तो चाहते हैं, इंटरनेट भी प्रॉपर काम कर रहा है बट उसको एक्सेस नहीं कर पाते हैं, कहीं ना कहीं उसमें जो है आपके पास कुछ ब्लॉक ऑफ कोड आता है, दैट इज़ कॉल्ड डिनाइल ऑफ सर्विसेज, या फिर अपन कहें बॉट सर्विस। बॉट के भी अंदर क्या होता है, कुछ कोड ही लिखा जाता है, कोडिंग वगैरह करके किसी चीज़ को हार्म करने के लिए रोकना, दैट इज़ कॉल्ड यहाँ पर सैबोटेज। तो 6 अपन ने पढ़ लिए हैं। अगर बात करें 2 और होते हैं यहाँ पर मिलीशियस बिहेवियर, तो 7वें नंबर पर आप लिखिए यहाँ पर स्पैम। अब देखिए ये तो आपके फैमिलियर होगा, इसको आप जैसे नॉर्मल एग्जाम्स में भी ये पूछा जाता है, तो स्पैम से रिलेटेड क्वेश्चंस तो ऑलरेडी आए हुए हैं, तो बिल्कुल अपन ठीक से जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट है उसी को पढ़ रहे हैं। तो स्पैम का मतलब होता है यहाँ पर अनवांटेड या अपन कहें अनसॉलिसिटेड मेल्स, या अपन कहें कोई भी ऐसा मैसेज या अनसॉलिसिटेड या अनवांटेड है जो कि इसका उद्देश्य क्या है, फॉर मार्केटिंग के लिए यूज में लिया जाता है। अब इससे नुकसान क्या होता है, लॉस क्या रहेगा, इससे लॉस रहेगा टाइम वेस्ट। तो टाइम वेस्ट करने के उद्देश्य से अगर कोई यहाँ पर अनवांटेड या अनसॉलिसिटेड मार्केटिंग स्कीम यूज में ली जाती है जो कि एक मिलीशियस बिहेवियर के अंदर आएगी, उसको हम स्पैम के नाम से जानते हैं। तो लिखिए इसके बारे में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। मैं इसको ये चीज़ें भी मैंने आपको बता दिया शॉर्ट में, अगर आप समझना चाहें, बाकी मैं लिख भी देता हूँ। तो टाइम वेस्ट या फिर अनवांटेड मैसेजेस को भेजना मार्केटिंग के उद्देश्य से स्पैम कहा जाता है। अब आप देखिए एग्जाम्पल के रूप में हम लेते हैं गूगल का जो जीमेल होता है। जीमेल में क्या होता है, आप जब हम मेल खोलते हैं तो स्पैम बॉक्स होता है, वहां पर जो सारे मेल्स आते हैं तो इसमें क्या होते हैं, ये फिल्टर कर देता है। कौन करता है फिल्टर, गूगल फिल्टर करता है।
कि भाई ये अनवांटेड है, तो एल्गोरिदम भी पहचानती है, इसकी आवश्यकता नहीं थी जिसका ईमेल अकाउंट है उसको, बट ये क्या है, मार्केटिंग के उद्देश्य से अनसॉलिसिटेड या अनवांटेड मेल्स या मैसेज जो भी अपने पास आ रहा है दैट इज़ कॉल्ड स्पैम। अगर आपके पास में मैसेज भी आ रहे हैं तो एक लिमिट के बाद में, भाई यहाँ पर अगर मान लीजिए ये ऐसे होते हैं कि ये बार बार फ्रिक्वेंटली बढ़ते ही जाते हैं, उनको हम स्पैम कहेंगे। कुछ एक मैसेज आ गए तो हमें उसे स्पैम यहाँ पर नहीं कह सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम किसी वेबसाइट या अपन कहें सर्विसेज को यूज़ कर रहे हैं तो टर्म्स एंड कंडीशंस में वो चीज़ें लिखी हुई होती है कि भाई ये चीज़ें हम आपको भेज सकते हैं। तभी इस तरीके से हम कोई ना कोई, जैसे हम फॉर्म्स वगैरह भरते हैं तो कम से कम टर्म्स एंड कंडीशंस को अच्छे से पढ़ना चाहिए। तो इस तरीके से ये स्पैम जो है कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो स्टार मैंने ऑलरेडी लगा दिया है। तो नेक्स्ट जो अपना यहाँ पर रहता है लास्ट, जो यहाँ पर मिलिशियस बिहेवियर की कैटेगरी में लास्ट टॉपिक है 8वें नंबर पे, दैट इज कॉल्ड इलीगल कंटेंट। इलीगल कंटेंट के अंदर यहाँ पर जैसे मान लीजिए कॉपीराइट हो गया, कॉपीराइट का कंसेप्ट यूज में आता है। तो कॉपीराइट का मतलब क्या होता है, यहाँ पर जिस पार्टी ने उसको बनाया है, जैसे ये मैं वीडियो बना रहा हूँ इसमें कॉपीराइट मेरा है, अब इसको अगर कोई अनऑथराइज पर्सन जिसके पास में ऑथोरिटी नहीं है यूज़ करना चाहता है तो दैट इज़ कॉल्ड कॉपीराइट। जैसे दूसरा अपन म्यूज़िक एल्बम्स वगैरह निकलते हैं या मूवीज़ वगैरह निकलती हैं तो उस संस्था या ऑर्गेनाइजेशन कंपनी का क्या रहता है, कॉपीराइट रहता है उस पर। जैसे उसको हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि कुछ एक जैसे उस पर टेलीग्राम वगैरह पे आजकल मूवीज़ डाउनलोड हो जाती है तो वो कहीं ना कहीं कॉपीराइट कंटेंट का एक यहाँ पर अपन कह सकते हैं मिलिशियस बिहेवियर की कैटेगरी में हम उसको रखेंगे। तो इन चीज़ों की ध्यान में रखनी है। या फिर अपन कहते हैं कि कोई अब्यूज़ हो रहा है, तो अब्यूज़ यहाँ पर कुछ इमेजेस अब्यूज़ आ रही हैं या टेक्स्ट अपने पास में आ रहा है तो कहीं ना कहीं ये भी एक इलीगल कंटेंट की कैटेगरी के अंदर आते हैं। आप किसी भी बात को, अगर आपके जो है किसी दूसरे के अधिकारों का हनन नहीं होता है तब तक अपन कह रहे हैं तब तो कोई बात नहीं। अगर दूसरे के अधिकार या उसको उसके जो है कहीं ना कहीं उसको इफ़ेक्ट कर रहा है एक गलत वे में तो उसे भी हम इलीगल कंटेंट की कैटेगरी में डालते हैं। तो और आप इसका जो है देख सकते हैं प्रैक्टिकल, जैसे कि सोशल मीडिया पे जैसे आप कुछ गलत पोस्ट करते हैं तो वो एक कहीं ना कहीं एक आपके अगेंस्ट यूज़ में लिया जा सकता है, क्योंकि इसे जो है ऑथोरिटीज़ ने जो है एक मिलिशियस बिहेवियर की कैटेगरी के अंदर रखा है। अब यहाँ तक तो हमें पता चल गया है कि सर मिलिशियस बिहेवियर्स हो गए, ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया है। अब हमारा जो टॉपिक या अपन शुरू कर रहे हैं इसी के अंदर मिलिशियस सॉफ्टवेयर्स को पढ़ने से पहले दैट इज़ कॉल्ड, यहाँ पर जब हम इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं या कोई डेटा हमारे पास में है सिस्टम के अंदर तो हमारे टारगेट्स क्या होने चाहिए, तो आप हेडिंग डाल लीजिए इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टारगेट्स। तो साथियों सबसे पहला टारगेट हम पढ़ने जा रहे हैं वो है कॉन्फिडेंशियलिटी, तो हेडिंग डाल लीजिए ठीक है। तो कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब क्या होता है, हमारे पास में जो भी डेटा या इंफॉर्मेशन है वो केवल ऑथराइज पार्टी या ऑथराइज पीपल को ही जानी चाहिए। इस चीज़ का ध्यान में रखना एक सिक्योरिटी टारगेट के रूप में इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टारगेट में पढ़ते हैं। तो इसके बारे में लिखते हैं ज़रूरी जानकारी। तो सबसे पहले कॉन्फिडेंशियलिटी के अंदर में यह इंश्योर करना होता है कि जो इंफॉर्मेशन या डेटा सिस्टम या नेटवर्क पर है वह केवल ऑथराइज पीपल को ही अवेलेबल होगा।
तो इस चीज़ का अश्योरेंस या अपन कहें वो चीज़ें अश्योर करना, कॉन्फिडेंशियलिटी एक टारगेट अपन समझते हैं, दैट इज़ कॉल्ड यहाँ पर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टारगेट। तो दूसरा यहाँ पर टारगेट अपन देखें तो वो होता है यहाँ पर अगर इसके वेरिएंट की बात करें तो कॉन्फिडेंशियलिटी वेरिएंट के अंदर हम क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखते हैं उसको भी पढ़ लेते हैं एक बार। तो इसके वेरिएंट और थोड़ा डिटेल में चलते हैं। तो यहाँ पर वेरिएंट ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, तो कॉन्फिडेंशियलिटी के भी वेरिएंट होंगे, मतलब इनके प्रकार हो सकते हैं। पहला, हम यहाँ पर जो ऑथराइज एक्सेस दे रहे हैं उसका उद्देश्य डेटा प्रोटेक्शन हो सकता है या फिर पर्सनल डेटा प्राइवेसी हो सकती है। तो पहला लिखेंगे आप डेटा प्रोटेक्शन या फिर पर्सनल डेटा प्राइवेसी। दूसरा हमारे पास में, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रोटेक्शन, डेटा प्रोटेक्शन, पर्सनल डेटा प्राइवेसी हो गया। नेक्स्ट आता है ट्रेसेबिलिटी। हम किसी चीज़ को पहचानना, उसको ट्रेस करना, कहने का मतलब विदाउट लोकेशन वगैरह यहाँ पर उस पर्टिकुलर डिस्क्लोज नहीं करना। विदाउट डिस्क्लोजिंग लोकेशन हम उस पर्टिकुलर डेटा या ऑथराइज को एक्सेस करना यहाँ पर ट्रेसेबिलिटी के कंसेप्ट में आता है। तो यहाँ पर इसके अंदर इसमें लोकेशन आइडेंटिटी को डिस्क्लोज किए बिना ऑथराइज एक्सेस, ऑथराइज पीपल को कॉन्फिडेंशियलिटी प्रोवाइड करना, किस में आता है ये? ट्रेसेबिलिटी में आता है। अब इसके थर्ड जो अपन बात करें, अनलिंकेबिलिटी। थर्ड वेरिएंट अनलिंकेबिलिटी में मतलब क्या होता है, यहाँ पर हम रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं मल्टीपल टाइम विदाउट कि यहाँ पर उसके अंदर कोई कुकीज़ वगैरह एक्सेप्ट करे, यहाँ पर इसको अपन कहते हैं अनलिंकेबिलिटी। तो ये एक तरीके का अपन कहें मल्टीपल टाइम यूसेज के लिए अवेलेबल करा देना जो है, उसको हम कॉन्फिडेंशियलिटी के वेरिएंट जो है अनलिंकेबिलिटी के अंदर समझते हैं। तो यहाँ पर रिसोर्सेस को मल्टीपल टाइम यूज़ करना, मल्टीपल टाइम यूज़ करना हम अनलिंकेबिलिटी। फॉर एग्जांपल की बात करें यहाँ पर तो किस तरीके से होता है, यहाँ पर हम कुकीज़ जो यूज़ में लेते हैं उसे हम इस जो है ऑथराइजेशन का यूज़ करते हुए हम कॉन्फिडेंशियलिटी का जो टारगेट है उसको मैच करते हैं। तो कुकीज़ जो एक्सेप्ट किए जाते हैं वो अनलिंकेबिलिटी की वजह से किए जाते हैं और इसमें हम उसे परमिशन दे रहे हैं कि हमारे पास में मल्टीपल टाइम हम उन रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे। तो दिस इज़ कॉल्ड यहाँ पर कॉन्फिडेंशियलिटी। जो फोर्थ वेरिएंट है इसके अगर अपन बात करें तो इसको हम कहेंगे कॉपी प्रोटेक्शन। कॉपी प्रोटेक्शन के अंदर यहाँ पर इंफॉर्मेशन फ्लो को कंट्रोल किया जाता है, इंफॉर्मेशन फ्लो को कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, तो ये
अपने पास में आ गए हैं कॉन्फिडेंशियलिटी। इन सभी बातों से आप इस पर्टिकुलर वर्ड को समझेंगे कि हमारे पास में सिस्टम या इन्फॉर्मेशन जब नेटवर्क पर मौजूद है या फिर सिस्टम के अंदर भी जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑथराइज पार्टी को ही मिले, तो इन सब चीज़ों को हम कहते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी। ये हमारा टारगेट होना चाहिए जब हम यूज़ कर रहे हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के। नेक्स्ट जो आता है वो आता है इंटीग्रिटी। तो कलर चेंज कर लेता हूं मैं इसका। तो इंटीग्रिटी के अंदर यहां पर क्या होते हैं, हम इंफॉर्मेशन या अपन कहें प्रोसेसिंग के जो मेथड्स हैं उनके अगेंस्ट हम क्या कर देते हैं, एक एक्यूरेसी और अपन कहें कंप्लीट बनाने के लिए कुछ गार्ड, सेफ गार्ड्स यहाँ पर मेंटेन करने को इंटीग्रिटी कहते हैं। एक वर्ड में अगर अपन समझें, एक लाइन में समझें, तो हम कुछ मेथड ऐसे यूज़ में लेते हैं जिससे एक्यूरेसी बनी रहे और कंप्लीटनेस बनी रहे इंफॉर्मेशन की। उन यहाँ पर मेथड्स को सेफगार्ड के रूप में यूज़ करने को इंटीग्रिटी कहते हैं। ठीक है, तो इसको बात में ध्यान में रखिएगा। आसान भाषा में मैं लिख देता हूँ आपको कि यहाँ पर इंटीग्रिटी के अंदर कुछ प्रोसेसिंग मेथड्स होते हैं, जिनको उपयोग में लेकर, जिनको यूज़ करके हम इंफॉर्मेशन या इंफॉर्मेशन को कंप्लीट या कहें उसके अंदर एक्यूरेट बनाते हैं और इसमें हम कुछ सेफगार्ड मैकेनिज्म या मेथड्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इंटीग्रिटी के बारे में आपने यहाँ पर समझा। हम क्या, हमारा उद्देश्य क्या है, एक तरीके का ये टारगेट है, इसको मैच करना होता है जब हम सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड यहाँ पर इंटीग्रिटी। अब नेक्स्ट जो टारगेट है हमारा वो आता है अवेलेबिलिटी। तो जो डेटा है वो अवेलेबल रहे। अब ये अवेलेबल किसके सेंस में रहे इसको हम पढ़ते हैं, उससे पहले आप हेडिंग डाल लीजिए। यहाँ पर 3rd नंबर का जो टारगेट है अपना वो है अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी का मतलब है हमारे पास में जब ऑथराइज यूज़र्स आ जाए तब उसको यहाँ पर इंफॉर्मेशन या जो भी उनकी असेट्स है, जब उनको रिक्वायरमेंट पड़े उसके लिए वो असेट्स या इंफॉर्मेशन या डेटा जो है अवेलेबल रहे। इस चीज़ को इंश्योर करना एक टारगेट के रूप में सिक्योरिटी टारगेट्स में पढ़ते हैं, दैट इज़ कॉल्ड यहाँ पर अवेलेबिलिटी। तो यहाँ पर ऑथराइज कहें, ऑथराइज यूज़र को, कलर चेंज करके लिखता हूँ आपके लिए, ऑथराइज यूज़र को, ऑथोराइज्ड यूज़र्स को जब इंफॉर्मेशन या अपन कहें डेटा
या असेट्स, अगर अपन वर्ड में यूज़ लें तो असेट्स कहेंगे, उसके संसाधन ही है। असेट्स को जब ठीक है, यहाँ पर ऑथराइज यूज़र्स को इंफॉर्मेशन, डेटा, असेट्स को जब आवश्यकता होती है, ठीक है, जब आवश्यक हो उपलब्ध कराना। एक टारगेट के रूप में, अवेलेबिलिटी के अंदर आता है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर ये भी क्लियर है कि ऑथराइज यूज़र्स को इन्फॉर्मेशन या उनका जो भी डेटा है, असेट्स हैं, जब उनको रिक्वायरमेंट पड़े तब उसे उपलब्ध कराना। तो यहाँ पर मैं 2 कॉमा लगा देता हूँ आप लोगों के लिए, जब इसको बाद में पढ़ेंगे तो कॉमा की जो बात लिखी है उसको बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अनऑथराइज यूज़र्स को उपलब्ध कराना एक टारगेट के रूप में अवेलेबिलिटी के अंदर आता है। ठीक है, तो क्या उपलब्ध कराना? इन्फॉर्मेशन, डेटा या उनके असेट्स को, दैट इज़ कॉल्ड यहाँ पर अवेलेबिलिटी। अब अवेलेबिलिटी के अंदर यहाँ पर हमारे पास में जैसे कि कुछ अपन कहें इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी प्रोटेक्शन यूज़ में लिए जाते हैं, उनको हम 5 तरीके से विभाजित करते हैं, उनको भी साथ में ही देख लेते हैं। कुछ भी चीज़ अपन यहाँ पर नहीं छोड़ेंगे। तो यहाँ पर इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी प्रोटेक्शंस, नेक्स्ट टॉपिक इसी के अंदर। इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी प्रोटेक्शन। हम क्या क्या कर सकते हैं उनके बारे में ध्यान में रखें। तो इनके नाम ही आप याद में रख लीजिएगा, छोटी छोटी शॉर्ट इन्फॉर्मेशन मैं आपको और दे दूंगा इससे रिलेटेड। तो इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी प्रोटेक्शन जो होते हैं, मेन अपन कहें तो 5 तरीके से होते हैं। पहला है रोल बैक, दूसरा आता है यहाँ पर ऑथेंटिसिटी, तीसरा आता है यहाँ पर नॉन रेपुटेशन, फोर्थ नंबर पर आता है ऑडिट, और 5th नंबर पर आता है अपना इंट्रूजन डिटेक्शन। अब ये क्या क्या होते हैं, थोड़ी थोड़ी जानकारियां अपन यहाँ पर ले लेते हैं। आपसे क्वेश्चंस के फॉर्मेट में इस तरीके से आएगा। अगर मान लीजिए इनसे कंसेप्ट बनता है, मान लीजिए ऑप्शंस दिए जाएंगे और इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, स्टार लगा लेता हूँ मैं इसके। सबसे पहला आता है यहाँ पर रोल बैक। रोल बैक का मतलब है यहाँ पर हम उस स्टेट में लेके जाना जो पहले की स्टेट होगी। हम यहाँ पर इसके अन्य नाम जो बैकअप हो गया, यहाँ पर रिवीजन कंट्रोल, अंडू फंक्शंस, इनके नाम से इसको जानते हैं। तो जब यहाँ पर अवेलेबिलिटी और इंटीग्रिटी की बात आती है तो हम यहाँ पर इन प्रोटेक्शंस का सहारा लेते हैं, जिनमें से पहला है उस स्टेट में पहले जाना जो कि उस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन या डेटा की पहली स्टेट होगी, दैट इज़ कॉल्ड रोल बैक। तो रोल बैक के अंदर यहाँ पर एबिलिटी टू रिटर्न, वेल डिफाइन अर्लियर स्टेट। इसको हम बैकअप के नाम से जानते हैं या फिर अपन कहें अंडू के नाम से जानते हैं। ठीक है, और रिवीजन कंट्रोल,
इस नाम से जानते हैं। तो 3 है। अब देखिए ये यहाँ पर हम जो चीज़ें पढ़ रहे हैं आपके सिलेबस के अंदर बैकअप विद्यमान है, तो इसलिए हम जब इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी की बात करते हैं तो रोल बैक भी इसको कहते हैं। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, स्टार लगा लीजिए इसके, ठीक है। तो बिल्कुल अपन यहाँ पर स्टेट्स के अंदर जाने के लिए ये मेथड्स यूज़ में लिए जाते हैं, और कहीं ना कहीं हम जो पढ़ रहे हैं सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी, उसकी ये शुरुआत भर मात्र है। तो दूसरा यहाँ पर अपन बात करें प्रोटेक्शन, तो यहाँ पर ऑथेंटिसिटी की बात आती है। तो यहाँ पर आइडेंटिटी या अपन कहें जो हमारे पास में यूज़र उसको एक्सेस करना चाहता है उसका वेरिफिकेशन करना और क्लेम करना कि वो वही पर्सन है जो इस पर्टिकुलर कम्युनिकेशन के लिए जो वो कर रहा है उसके लिए ऑथराइज है। तो यहाँ पर ऑथेंटिसिटी के अंदर क्या करते हैं, वेरिफिकेशन, या फिर अपन कहें वेरिफिकेशन किसका होता है, वेरिफिकेशन किसका होता है, आइडेंटिटी का, मतलब पहचान का, और उसमें आइडेंटिटी को क्या किया जाता है, क्लेम किया जाता है, क्लेम करना कि भाई वो वही पर्सन है, इसको ऑथेंटिसिटी के नाम से जानते हैं। नॉन रेपुटेशन का मतलब है अगर वो मैसेज हम भेज रहे हैं, जो डेटा, अगर मैसेज इन्फॉर्मेशन जो भेज रहे हैं वो हमें वो पर्सन जिसको मिली है या ओरिजिन जिसका है वो उसे डिनाई नहीं कर सकता किसी थर्ड पार्टी के सामने, तो इसको हम क्या कहते हैं, नॉन रेपुटेशन। तो यहाँ पर ओरिजिन ऑफ ए मैसेज, ओरिजिन या फिर अपन कहें जो जिसको मिलता है उसको कहते हैं रिसेप्शन, रिसेप्शन, ओरिजिन या रिसेप्शन के द्वारा मना नहीं किया जा सकता, मना नहीं किया जा सकता। किसके सामने मना नहीं किया जा सकता, ये नहीं किया जा सकता थर्ड पार्टी, कि ये मैसेज आपने भेजा है या नहीं भेजा है, इसको हम कहेंगे नॉन रेपुटेशन, ठीक है। आसान भाषा में मैंने आपको समझाया। नेक्स्ट अगर बात करें ऑडिट, ऑडिट का मतलब देखिए ये जो अकाउंट्स में भी अपन पढ़ते हैं ऑडिटिंग होती है किसी ऑर्गेनाइजेशन की। ऑडिटिंग का मतलब उसके बारे में हम क्या कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं कुछ इवेंट जो हुए हैं। इवेंट का मतलब यहाँ पर जो भी ट्रांजेक्शन्स हुए हैं पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन उसके सेंस में। अब वो तो अकाउंट्स की बात हो गई, हम यहाँ पर इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी के प्रोटेक्शन के रूप में ऑडिट को इस तरीके से समझ सकते हैं कि हमारे पास में उनके बारे में कोई हमें इवेंट जो आया है ऐसा जो कि सिक्योरिटी वायलेशन के संदर्भ में होगा। मान लीजिए कोई ऐसी चीज़ आई है कि कुछ सिक्योरिटी वायलेशन हुए हैं या नहीं है हुए हैं, ऐसे इवेंट को हमें डिटेक्ट या अपन को उसको करना, डिटर करना, इस चीज़ को हम कहते हैं, उसको रिकॉर्ड और मॉनिटर करने को ऑडिट कहा जाता है। तो यहाँ पर सिक्योरिटी वायलेशंस को सिक्योरिटी वायलेशंस को डिटेक्ट या डिटर करना, डिटर करने को मॉनिटर और रिकॉर्ड करना, मॉनिटर और रिकॉर्ड करना क्या कहा जाता है, ऑडिट कहा जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आता है इंट्रूजन डिटेक्शन। इंट्रूजन का मतलब होता है कोई घुसपैठ हुई है, तो वो किस केस में आएगा कि भाई कोई अनयूजुअल इवेंट अगर आता है तो वहाँ पर इंट्रूजन उसको कहते हैं, उसको डिटेक्ट करना। तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली नोटिफाई कर दे उस पार्टी को जिसकी ये है, उसको हम कहेंगे इंट्रूजन डिटेक्शन। तो यहाँ पर अनयूजुअल इवेंट के केस में ऑटोमेटिकली नोटिफाई इंट्रूजन डिटेक्शन कहलाता है, ठीक है। तो ये सारे इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी के प्रोटेक्शंस के रूप में हम पढ़ते हैं। तो अवेलेबिलिटी हमने पढ़ लिया है, तो क्या क्या चीज़ें हो सकती है
उनको हमने देखा कि हम रोल बैक कर सकते हैं, ऑथेंटिसिटी को ध्यान में रख सकते हैं, वेरिफिकेशन क्लेम वगैरह हो गया, नॉन रेपुटेशन ऑडिट और इंट्रूजन डिटेक्शन। अब आपको ये क्वेश्चंस जो है वो देखने को मिल सकते हैं, इसलिए मैं इनको और एक बार हाईलाइट कर दूं कि क्या क्या चीज़ें आपको एग्ज़ाम से पहले पढ़ के जानी है। तो सबसे पहले यहाँ पर नॉन रेपुटेशन के बारे में समझ लीजिएगा, क्वेश्चंस बनेंगे। ऑडिट के बारे में बन सकता है इसके अंदर, ठीक है। तो 2 क्वेश्चंस ये हो गए। रोल बैक जो अन्य नाम जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए बैकअप क्योंकि सिलेबस में दे रखा है, रोल बैक कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाता है। मतलब क्या है, अर्लियर स्टेट में जाने को कहते हैं, ठीक है। और अगर बात करें अनऑथराइज एक्सेस, ये अवेलेबिलिटी हो गया, इंटीग्रिटी हो गया। तो क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं इस पर्टिकुलर स्लाइड से, वो हमने यहाँ पर जाने हैं। साथियों, अभी तक अपन ने इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया है। अब अपन नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा, उसको हम लिखते हैं, दैट इज़ कॉल्ड मिलीशियस सॉफ्टवेयर। तो एडिंग डाल लीजिए, मिलीशियस सॉफ्टवेयर। आप सभी को पता है किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे गए कोड से हम प्रोग्राम बनाते हैं, प्रोग्राम्स के कलेक्शन को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। अगर ये सॉफ्टवेयर जो है हमारे किसी एक पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट के आधार पर, सिस्टम को चलाने के लिए नहीं, अलग से कुछ रिक्वायरमेंट के आधार पर उसे डेवलप किया गया है, तो उसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो मिलीशियस सॉफ्टवेयर एक तरीके का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही होते हैं। बस इसका नाम, ये जो मिलीशियस है, इसका मतलब है हानिकारक। हानिकारक सॉफ्टवेयर का मतलब अपन समझ चुके हैं, हानिकारक। ये हानि किसको पहुंचा सकते हैं? ये पहुंचा सकते हैं अपनी डेटा या इन्फॉर्मेशन को। अगर हमारे पास में इन सभी चीज़ों के बारे में, जैसे हमारे पास में ये जो टारगेट्स है, हमारे पास में हमने देखे थे इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी के टारगेट्स हैं, कहीं ना कहीं इन्हीं को जो है हेम्प या अपन कहें इन्हीं को नुकसान पहुंचाने की दृष्टिकोण या उद्देश्य से इन सॉफ्टवेयर्स को बनाया जाता है। इनको हम कहते हैं मिलीशियस सॉफ्टवेयर। तो मिलीशियस सॉफ्टवेयर के बारे में अगर जो आप एग्ज़ाम से पहले पढ़ के जाएंगे तो कुछ डेटा मैं आपके लिए लिख दूं, तो मिलीशियस सॉफ्टवेयर यह एक प्रकार का के हानिकारक सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका उद्देश्य टारगेट सिस्टम या नेटवर्क में नुकसान पहुंचाने का होता है। ये अपनी कार्य प्रणाली के आधार पर या फिर अपन कहें फंक्शनैलिटी विभिन्न प्रकार के होते हैं। अब अपन टोटल मिलीशियस सॉफ्टवेयर्स को एक एक करके लिख देते हैं जो कि आपको पढ़ने चाहिए, और इस वीडियो के अंदर सारी अंडरस्टैंडिंग इन सब चीज़ों की हो जाएगी। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रोजन हॉर्स। दूसरा अपन पढ़ने वाले हैं रैंडमवेयर। तीसरा अपन पढ़ेंगे बैकडोर। फोर्थ अपन पढ़ेंगे लॉजिकल बॉम्ब। पांचवें नंबर पर अपन पढ़ने वाले हैं वायरस। छठे नंबर पर अपन पढ़ने वाले हैं यहाँ पर वॉर्म।
7वें नंबर पर अपन पढ़ेंगे रूट किट। मतलब इस लेक्चर या इस पीडीएफ या इस स्लाइड से भी बाहर आपका कहीं भी मिलीशियस सॉफ्टवेयर जो है नहीं जानने वाला है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। तो नेक्स्ट आता है 8th नंबर पर मैन इन द ब्राउज़र। ये नाम आपने पहली बार सुना होगा बहुत सारे छात्रों ने, बट सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। 9वें नंबर पर आता है स्पाईवेयर। 10वें नंबर पर अपन पढ़ेंगे की लॉगर। ठीक है, और अगर और भी बात करें, इस स्लाइड में जगह कम है। 11 नंबर पर हम पढ़ने वाले हैं स्केयरवेयर। 12 नंबर पर जो यहाँ पर होता है एडवेयर। 13 होता है ग्रेवेयर। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल 13 यहाँ पर मिलीशियस सॉफ्टवेयर्स होते हैं। इनके बारे में ज़रूरी जानकारियाँ हम एक एक करके लेंगे, जो भी जैसे बेसिक इंट्रोडक्शन, क्योंकि इनकी फंक्शनैलिटी के आधार पर ये डिटेल में भी पढ़े जा सकते हैं, बट हम इनको क्योंकि जो है आपके दृष्टिकोण से एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस बनेंगे उन्हीं को पढ़ेंगे। वैसे तो लेंदी ये बहुत हैं, बट फिर भी सबसे पहले अगर बात करें तो यहाँ पर होता है ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स एक तरीके का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रहता है और ये मिलीशियस सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आता है। यहाँ पर कुछ ना कुछ सॉफ्टवेयर के अंदर मिलीशियस साइड इफ़ेक्ट हिडन रहते हैं। मतलब इसके अंदर इसमें हानिकारक साइड इफ़ेक्ट हिडन रहते हैं, उसे हम कहते हैं ट्रोजन हॉर्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है रैंडम वेयर। रैंडम वेयर के अंदर बात करें तो यहाँ पर एक तरीके का ट्रोजन ही रहता है इसके अंदर, बट इसके अंदर ब्लैकमेल्स यूज़र करता है। इसको ब्लैकमेल यूज़र करने के लिए रैंडम वेयर एक तरीके का सॉफ्टवेयर बनाया जाता है। तो मिलीशियस साइड इफ़ेक्ट इसका रहेगा हिडन, बट इसका उद्देश्य क्या है? ब्लैकमेल यूज़र्स। एक तरीके का यह है एक प्रकार का ट्रोजन ही होता है जो कि यूज़र को ब्लैकमेल करने के लिए साथियों कुछ समय पहले एक तरीके का सिस्टम में लॉक वगैरह लगा दिया जाता था, फिर उसके बाद में उसमें से पैसे की या ब्लैकमेल करके अमाउंट की रिक्वायरमेंट होती थी। एक तरीके का वायरस चला था पहले, जिनको पता नहीं होता है वो तो वायरस बोल देते हैं, बाकी एक्चुअली में वो क्या था? रैंडम वेयर था। तो तीसरे नंबर पर अपन पढ़ेंगे, उसको अपन कहते हैं बैकडोर। तो बैकडोर क्या होता है? ये एक तरीके का सॉफ्टवेयर होता है जो कि अनऑथराइज एक्सेस को अलाउ कर देता है किसी भी एप्लीकेशन के अंदर। तो बैकडोर से एंट्री करके अनऑथराइज एक्सेस किया जा सकता है। तो एक तरीके का यहाँ पर मिलीशियस सॉफ्टवेयर होता है। तो यह है मिलीशियस सॉफ्टवेयर बैकडोर से अनऑथराइज बैकडोर से अनऑथराइज एक्सेस को अलाउ करता है। ठीक है, तो ये बैकडोर हो गया। फोर्थ नंबर पर जो अपन पढ़ने वाले हैं वो है यहाँ पर लॉजिकल बॉम्ब। लॉजिक बॉम्ब या लॉजिकल बॉम्ब कहते हैं इसको।
बॉम्ब का मतलब क्या होता है? बॉम्ब का मतलब होगा कुछ ना कुछ यहाँ पर स्पेसिफिक काम एक्सप्लोड होता है। नॉर्मल अपने वर्ड्स हैं बॉम्ब। लॉजिक जो है अपन कहीं ना कहीं कोड कॉम्बिनेशन या एग्जीक्यूशन कुछ हो रहा होगा। तो ये एक तरीके का सॉफ्टवेयर जिसको हम ट्रोजन कहेंगे आपसे, ट्रोजन दैट एग्जीक्यूट्स मिलिशियस फंक्शंस। जबकि यहाँ पर किसी कंडीशन, किसी स्पेसिफिक कंडीशन आती है तभी ये एक्टिवेट होते हैं। तो यह एक प्रकार का मिलिशियस सॉफ्टवेयर होता है जो कि स्पेसिफिक ट्रिगर कंडीशन पर हानिकारक फंक्शनलिटी को चलाता है। ठीक है, तो लॉजिकल बॉम्ब हम यहाँ पर समझ चुके हैं। मतलब कुछ कंडीशन, कुछ कोड अगर उस कंडीशन पर ही पहुँचे तब वो लॉजिकल बॉम्ब जो है एक्टिवेट होगा। अगर मान लीजिए, अगर आप समझते हैं हम कोई एक वेबसाइट बना देते हैं, उसके फ्रंट पेज पे, फ्रंट एंड पर हमने दिखा दिया कोई एक आइकन, और उस पर अगर माउस ओवर कर रहे हैं तो वो एक स्पेसिफिक ट्रिगर कंडीशन है कि उस स्पेसिफिक होने पर भी कोई ना कोई जो है सॉफ्टवेयर काम में लिया जाए। तो उसके बैकग्राउंड में जो भी एक्टिविटी तब एग्जीक्यूट होगी जब वो पर्टिकुलर सिनेरियो को मेंटेन करेगा, सिनेरियो को मीट करेगा, तो उसको हम कहेंगे लॉजिकल बॉम्ब। बॉम्ब की तरह वो ट्रिगर पर काम करता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। ट्रिगर को हम यहाँ पर एक्शंस के रूप में समझ सकते हैं। उस पर्टिकुलर कंडीशन या एक्शन के होने पर ही ये चीज़ें काम में, एग्जीक्यूशन में आती है। दैट इज़ कॉल्ड यहाँ पर लॉजिकल बॉम्ब। जो इम्पॉर्टेंट है, वैसे सबको पता है, अगर मिलिशियस सॉफ्टवेयर की बात आती है तो वायरस का नाम जो है कहीं ना कहीं मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहता है। इसके अंदर ज़्यादा डिटेल से थोड़ा सा बातें अपन करेंगे, इसलिए नेक्स्ट स्लाइड के अंदर इसको पढ़ते हैं और लिखते हैं यहाँ पर वायरस 5th नंबर पर। तो वायरस से रिलेटेड ज़रूरी जानकारियाँ यहाँ पर लेंगे। इसका मतलब देखिए, स्टार लगा लिया है यहाँ पर, इम्पॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। ये एक तरीके का प्रोग्राम रहता है जो खुद अपने आप में कॉपी बना लेता है अपनी। तो सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम होता है जो कि अदर प्रोग्राम्स को भी ये यहाँ पर इफ़ेक्ट करता है, इन्फेक्ट करता है और उन्हें मॉडिफाई कर देता है और अपने आप के वर्जन के रूप में उन्हें भी एक तरीके का यहाँ पर एक्टिवेट कर देता है। तो इसको हम कहेंगे वायरस। अब यहाँ पर एक तरीके का ये लॉजिकल बॉम्ब ही अपन इसको कह सकते हैं, बट ये कहीं ना कहीं उससे अलग रहता है। तो वायरस के बारे में इसकी जो मेन बात ये है कि ये दूसरों को अपने जैसा बना देता है। ठीक है, जैसे आप कोरोना वायरस, ये तो नॉर्मल बायोलॉजी के अंदर आता है, कोविड-19 का वायरस, जो उस साथ में अपने जैसे दूसरों को भी बना देता है। इसी तरीके से कंप्यूटर के अंदर कुछ कोड वहाँ पर होते हैं, जो प्रोग्राम बनाए जाते हैं जो कि हानिकारक होंगे, अपने आप में दूसरों को भी सेम खुद के जैसा बना देने को, उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को हम यहाँ पर मिलिशियस सॉफ्टवेयर में वायरस कहते हैं। तो यह एक प्रकार का, यह एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग का मतलब होता है रेप्लिका। रेप्लिका से ये वर्ड बना है, मतलब अपन कह सकते हैं डुप्लीकेट, मतलब अपन कह सकते हैं कॉपी। सेल्फ रेप्लिकेटिंग क्या है? प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम आपको पता है, अपन कह सकते हैं कि एक कोड होगा, प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर अपन कह सकते हैं एक प्रोग्राम जो कि दूसरे प्रोग्राम्स को भी इन्फेक्ट कर अपने जैसा बना लेता है। उसे हम
उसे वायरस कहते हैं। ठीक है, तो आसान भाषा में ही लिखा है। यहाँ पर जो चीज़ें वर्ड्स जो है आपको देखने को मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव अगर बनता है तो वायरस इज ए सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम, दैट इज़ करेक्ट है। यहाँ पर एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, मतलब खुद की कॉपी बनाएगा जो कि दूसरे प्रोग्राम को इन्फेक्ट करेगा और अपने जैसा बना लेता है, उसे हम कहते हैं वायरस। अब वायरस की यहाँ पर ये जो बढ़ता है या फैलता है वो कुछ स्पेसिफिक एनवायरनमेंट के अंदर फैलता है, जो यहाँ पर उसको हम पढ़ेंगे। तो यह है केवल कुछ स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में ही फैलता है। अब ये स्पेसिफिक एनवायरनमेंट कौन सा होता है? पहला तो ये होता है यहाँ पर कोई एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी होती है जो परमिशन दे दे। हमारे यहाँ पर जैसे हम परमिशंस देते हैं किसी भी एंड्रॉयड एप्लीकेशन में, जब हम कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं तो उन्हें परमिशंस देते हैं। तो जब हमें उस जैसे सिस्टम्स के अंदर एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी ये किसी प्रोग्राम को अलाउ कर देती है, तो उसी केस में जिसमें एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी अलाउ की है उसी केस में ये फैलता है। तो पहला, एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी के प्रोग्राम को अलाउ करने पर। क्वेश्चन अगर बनता है तो बाहर नहीं जाएगा, इन चीजों से ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और कुछ यहां पर एक ऐसे प्रोग्राम्स होंगे जिनको हम बार बार एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर कॉपी या पेस्ट कर रहे हैं, तो उनमें क्या होते हैं, वायरसेस आ जाते हैं। तभी तभी जैसे आप देखेंगे, लगभग अगर बात करें स्टार्टिंग में जब कोई ना कोई एप्लीकेशन विंडोज़ हम यूज़ में लेते थे या कोई एप्लीकेशन प्रोग्राम पेन ड्राइव से ट्रांसफ़र वगैरह कर रहे हैं, तो उस केसेस में जो है सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम पेन ड्राइव्स के अंदर जो है ज़्यादातर देखने को मिलता था पहले के टाइम पर। अगर बात करें 2012, 13, 14, 15 में ये चीज़ें बहुत आम होती थी कि भाई अपनी कॉपीज़ जो है अपने जो पेन ड्राइव के अंदर फोल्डर्स रहते थे तो शॉर्टकट्स बन जाते थे, तो वो एक तरीके का वायरस रहता था, उनको प्रैक्टिकली आप देख सकते थे। तो दूसरा सिनेरियो एनवायरनमेंट जो में ये फैलता है वो ये है कि यहाँ पर ऐसे प्रोग्राम्स जो कि एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में हो और बार बार एक दूसरे सिस्टम में कॉपी किए जाएं, इन्हीं केस में जो है ज़्यादातर ये वायरसेस जो है फैलते हैं। तो ये तो थे एनवायरनमेंट जिनके अंदर वो वायरसेस फैलते हैं। अब यहाँ पर कुछ हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं भाई, हम यहाँ पर एक्सेस कंट्रोल को कंट्रोल करके रख सकते हैं, इंटीग्रिटी मैकेनिज्म का यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पर ऑनलाइन सॉफ्टवेयर्स जो हम ले रहे हैं वो ऑथराइज जैसे कंपनीज़ वगैरह से ही लें, कहीं पर भी ऐसे अपन डाउनलोड नहीं करें। और मालवेयर स्कैनर्स जो होते हैं जिनको हम एंटीवायरसेस भी कह सकते हैं, तो उनको हम यूज़ में लिया जाना चाहिए। तो बचाव हम किस तरीके से करेंगे, तो यहाँ पर प्रोटेक्शन अगेंस्ट वायरस, तो पहला है ये सिलेबस के अंदर दे रखा है, क्लियरली बताऊं तो यहाँ पर एक्सेस कंट्रोल को मॉडिफाई करना, एक्सेस कंट्रोल पर ध्यान देना, पहला केस। दूसरा यहाँ पर हम कर सकते हैं विंडो इंटीग्रिटी मैकेनिज्म, विंडो इंटीग्रिटी मैकेनिज्म हम ऑन कर सकते हैं, फायरवॉल वगैरह यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से हम यहाँ पर ऑनलाइन अगर कोई सॉफ्टवेयर वगैरह यूज़ में ले रहे हैं तो
ट्रस्टेड सेलर से ही यहाँ पर बाय करें। और यहाँ पर 4th नंबर पर जो किया जाना चाहिए, मालवेयर स्कैनर्स को यूज़। मालवेयर स्कैनर्स या फिर एंटीवायरस जिसको हम कहते हैं, इनका यूज़। अब यहाँ पर देखिए मालवेयर स्कैनर या एंटीवायरस क्या होते हैं, इनके बारे में बात करें तो ये एक तरीके का प्रोग्राम ही होता है जिसके अंदर वो कोड जिसके आधार पर ये पहचाना जाए कि इस सिस्टम में ये हानिकारक हो सकते हैं, तो उनका डेटाबेस मेंटेन उस पर्टिकुलर स्कैनर के अंदर रहता है। तो इसमें मालवेयर की विशेषता वाले कोड का, विशेषता लिए कोड का डेटाबेस होता है। उन्हें यह स्कैन करते समय पहचान कर आवश्यक निर्णय ले सकते हैं। जैसे डिलीट करना है कि उसको क्लीन करना है, इस तरीके के निर्णय जो है वो लिए जा सकते हैं। इसको हम कहते हैं मालवेयर स्कैनर के रूप में एंटीवायरस। तो ये जो है आप यहाँ पर स्टार लगा लीजिए, क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा, ये बातें ध्यान में रखिएगा। तो मैं क्यों लगा देता हूँ, स्टार लगा देता हूँ इसके बारे में। तो प्रोटेक्शन हम इन तरीके से कर सकते हैं अगेंस्ट यहाँ पर वायरसेस। तो वायरस इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट, ये तो 5वां हो गया है। छठा हम पढ़ते हैं वॉर्म्स। भाई वॉर्म क्या होते हैं, तो ये भी एक तरीके का सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम रहता है जो कि यहाँ पर नेटवर्क की हेल्प से ये यहाँ पर फैलता है। यह एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम होता है जो कि किसी सिस्टम में नेटवर्क की हेल्प से घुसता है या फिर इंसर्ट करता है। और अगर प्रॉपर वर्ड लेता हूं तो ब्रेक इनटू का मतलब होता है घुसना, इनवांटेड। ठीक है, तो वह नेटवर्क की हेल्प से इंसर्ट करता है। अब ये नेटवर्क की हेल्प से इंसर्ट करता है, बट यहां पर इसकी खास बात यह है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम तो वायरस भी होता है, बट वॉर्म जो है यहाँ पर किसी दूसरे प्रोग्राम को इन्फेक्ट किए बिना शुरू हो जाता है, तो इसको हम कहते हैं वॉर्म। तो वॉर्म यह वायरस से इसलिए भिन्न है, जो कन्फ्यूजन हो सकती है उसको मैं क्लियरली लिख देता हूँ यहाँ पर। यह वायरस से इसलिए अलग है क्योंकि यह किसी अन्य प्रोग्राम को इन्फेक्ट किए बिना स्टार्ट होता है। भाई यहां पर ये जाता किससे है, नेटवर्क की हेल्प से जाता है वॉर्म, और स्टार्ट होता है अन्य प्रोग्राम को इन्फेक्ट किए बिना। जबकि वायरस स्टार्ट होता है, वायरस की कैरेक्टरिस्टिक्स ये रहती है कि वो अपने जैसा दूसरों को बना लेता है। तो इसमें दोनों में डिफरेंस आपको क्लियर पता लग गया होगा। 7वें नंबर पर जो अपन यहाँ पर मिलीशियस सॉफ्टवेयर्स में पढ़ते हैं
वो है रूट किट। रूट किट का मतलब होता है यहाँ पर रूट किट के माध्यम से ऑपरेटिंग सिस्टम्स में मॉडिफिकेशंस किए जाते हैं। तो यह है मिलिशियस सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम में छुपा हुआ रहता है। तो आपने देखा होगा ये जो वर्ड है रूट, इसको रूट डायरेक्टरी या मतलब मेन डायरेक्टरी, जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर फाइल सिस्टम में पढ़ा था अपन ने, उससे रिलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर रूट का मतलब क्या होगा, सबसे टॉप पर अपने सबसे डीप कौन रहता है, ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है, उनकी रूट्स के अंदर या रूट किट के रूप में छुपा रहता है, जो कि यहाँ पर अपन कहें कि ये एक तरीके से यहाँ पर इंट्रूजन का काम करता है, इंट्रूजन हाइड रहता है एक तरीके से। ठीक है, तो इसके बारे में आपको बता दिया मैंने रूट किट के बारे में। नेक्स्ट जो आता है 8वें नंबर पर, स्पाईवेयर। स्पाईवेयर की बात करें तो यहाँ पर स्पाई का मतलब क्या होता है, जो अगर बात करें किसी भी, जैसे स्पाई का मतलब है अपनी छुपी हुई जानकारियाँ देना किसी को। अब यहाँ पर स्पाईवेयर एक तरीके का सॉफ्टवेयर जो परमिशन लिए बिना किसी पार्टी जिसने इसको भेजा है उसको अपनी इन्फॉर्मेशन देना, ऐसे सॉफ्टवेयर की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है स्पाईवेयर की। ठीक है, तो यह एक प्रकार का, यह है एक ट्रोजन होता है जो कि इंफॉर्मेशन को, टारगेट इंफॉर्मेशन को गैदर कर भेजने का कार्य करता है। अब ये किसको भेजेगा, इसमें टारगेट सिस्टम की परमिशन लिए बिना यह प्रोसेसिंग होती है। ठीक है, तो ये यहाँ पर स्पाईवेयर हो गया। 9वें नंबर पर जो अपन पढ़ते हैं दैट इज़ कॉल्ड, यहाँ पर ये इसका जो है स्पाईवेयर हो गया। इसके बाद में हम पढ़ेंगे यहाँ पर मैन इन द ब्राउज़र। मैन इन द ब्राउज़र का अपन कहें तो ये कुछ ऐसे ब्राउज़र के अंदर, मैन इन द ब्राउज़र का मतलब है कुछ ऐसे प्लगइन रहते हैं। तो ये वेब प्लगइन के रूप में अपन कहेंगे, वेब प्लगइन्स। मतलब प्लगइन का मतलब है कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कोड बनेगा, कुछ फंक्शनलिटी ये करेंगे जो कि यहाँ पर मैनिपुलेट करते हैं ट्रैफिक को। वेब प्लगइन्स जो कि ट्रैफिक का मतलब पैकेट्स जो ट्रांसफ़र हो रहे हैं इंटरनेट के माध्यम से, उसको क्या करते हैं, वेब प्लगइन्स जो कि ट्रैफिक को मैनिपुलेट करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, मैन इन द ब्राउज़र। 10वें नंबर पर आता है अपना की लॉगर। की लॉगर की अगर बात करें, यहाँ पर की लॉगर की जो होती है वो कीबोर्ड की कीज़ होगी। की लॉगर क्या करेगा, कीबोर्ड की कीज़ को रिकॉर्ड करके भेज देगा। तो की लॉगर एक तरीके का भेज देगा, तो मतलब ये स्पाईवेयर है, स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर जो कि कीबोर्ड की
एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड कर दूसरे सिस्टम पर भेजता है। ठीक है, तो की लॉगर हम इसको कहते हैं। दूसरा सिस्टम का मतलब यहाँ पर वो हो गया जिसने इसको भेजा है, बनाया है। ठीक है, जिस तरीके की कोडिंग होगी उसी फॉर्मेट में यहाँ पर जाती हैं चीज़ें। तो की लॉगर जो है, अगर मान लीजिए अपन कुछ टाइप कर रहे हैं, अपन पासवर्ड टाइप कर रहे हैं, उनको रिकॉर्ड कर लिया यूज़र नेम और पासवर्ड और उसको भेज दिया, तो कहीं ना कहीं ये सिक्योरिटी ब्रीच ही है। तो इसीलिए हमारे पास में मिलिशियस सॉफ्टवेयर्स में इसको पढ़ते हैं। तो 11वें नंबर पर आता है स्केयरवेयर। स्केयरवेयर का मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर से हम समझते हैं जो कि दिखने में कैसा होगा कि आप एक यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर की तरीके से ये दिखेगा, तो और यहाँ पर इसकी कैटेगरी क्या होगी कि ये एक तरीके का सा डायग्नोस्टिक टूल के रूप में ये दिखाई देता है कि आप इसे ख़रीद लीजिए, ये कंप्यूटर के अंदर आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो इस तरीके से या तो एक सॉफ्टवेयर, यह एक सॉफ्टवेयर या वेब पेज के रूप में दिखाई देता है, वेब पेज के रूप में दिखाई देता है, जो कि सॉफ्टवेयर बाय करने के लिए डायग्नोसिस टूल की तरह काम करने को प्रिटेंड करता है। मतलब एक एक्चुअली में ये डायग्नोसिस नहीं करता है। अब आप इस चीज़ को देखेंगे, कभी कभी आप जैसे कोई वेबसाइट खोलते हैं आप, तो यहाँ पर जैसे थ्रेड्स के रूप में आ जाता है कि आपके इस मोबाइल या वेबसाइट के अंदर इतने वायरस हैं आपके सिस्टम में, आप स्कैन कीजिए या एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। तो इस तरीके के जो सॉफ्टवेयर आएंगे उनको हम स्केयरवेयर के नाम से जानते हैं। ये सामने वाले को डरा देता है इस तरीके से। ठीक है, 12वें नंबर पर जो यहाँ आता है वो एडवेयर। एडवेयर जो होता है एक तरीके का, यहाँ पर कहें तो ये मार्केटिंग के लिए मैसेज भेजने वाला, एक डिस्प्ले करने वाला एक सॉफ्टवेयर रहता है। एड से आप समझ सकते हैं ये जो वर्ड है एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट के लिए ये बनाए जाते हैं। तो जो सॉफ्टवेयर जो कि डिस्प्ले करेंगे अनवांटेड मार्केटिंग मैसेजेस, उनको हम एडवेयर के नाम से जानते हैं। ये सॉफ्टवेयर्स अनवांटेड मार्केटिंग मैसेजेस को भेजते हैं। ठीक है, तो और 13 नंबर पर जो लास्ट आता है वो आता है यहाँ पर ग्रेवेयर। तो ये सॉफ्टवेयर यूज़र को ट्रिक करके इंस्टॉल हो जाते हैं। जिनको आवश्यकता नहीं थी इंस्टॉल होने की, बट ये फिर भी यूज़र को ट्रिक करके इंस्टॉल हो जाते हैं और ये दिखने में लेजिटिमेट दिखाई देते हैं। लेजिटिमेट दिखाई देते हैं मतलब कि ये दिखने में तो सही होते हैं, बट एक्चुअली में ये इनकी आवश्यकता नहीं थी। इसी तरीके से ये जो है यहाँ पर इतने टाइप के जो है वायरसेस हमने देखे हैं और टाइप के मिलिशियस सॉफ्टवेयर्स की कैटेगरी टोटल 13 होते हैं। इससे बाहर तो आपके सिलेबस में
जाएगा नहीं इस पर्टिकुलर नेटवर्क सिक्योरिटी में। शुरुआत में हमने इन चीज़ों को ध्यान में रख लिया है। अगर बात करें यहाँ पर नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे, कुछ वल्नरेबिलिटीज़ जान लेंगे कि क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो और नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि इसको ज़्यादा लेंथी नहीं करते, तो हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोटेक्टिंग कंप्यूटर फ्रॉम वायरसेस एंड मिलिशियस अटैक्स। तो हमने पॉसिबल मिलिशियस अटैक्स सबको पढ़ लिया है, वायरसेस को पढ़ लिया है। वायरसेस को जो कवर करने के लिए जो हम एक करें, एक रिकॉर्डर, मालवेयर रिकॉर्डर होता है, मालवेयर को जो रिकॉर्ड करता है उसको हम एंटीवायरस के रूप में जानते हैं। एक तरीके का डेटाबेस मेंटेन होता है। तो इस पर्टिकुलर क्लास में ये फर्स्ट टॉपिक जो आपका कवर होता है। कुछ और अगर जानकारी रही तो कोर्स के दौरान हम इन चीज़ों को कवर कर लिया करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। कोई डाउट रहता है चैट सेक्शन का यूज़ करिए। इस वीडियो के अंदर इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।